नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत त्रिपाठी आप लोगों के समक्ष लेकर के हम नया टॉपिक समास। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समास के बारे में। समास है क्या? समास की परिभाषा के तौर पे आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों का जब समूह होता है तो वहां समास होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता, बस दो शब्द हो, उनके समूह हो, वही आपका समास होगा। और जिस पद में समास होता है उसे समासिक पद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ समासिक पद लिखा हुआ है, अभी इन सब में समास है तो ये समासिक पद है। और जब इन पदों को हम अलग अलग करेंगे तो उस क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों, समास के 6 प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, आज मैं आपको इन तीन टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूँ: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष भाव समास, कर्मधारय समास। इंटर के सिलेबस में, जो इंटर के बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके द्वंद्व से आते हैं, द्विगु से आते हैं, कर्मधारय से भी आते हैं, तत्पुरुष से भी आते हैं। लेकिन मुख्यतः आपको देखा गया है कि द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय यही तीन समास आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। फिर अगली वीडियो में हम लोग द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो समास का पहला भाग होता है, पहला भेद होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। जो अव्ययी भाव समास होता है उस समास का पहला पद प्रधान होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इस ग्राफ के माध्यम से, अगर आपको समझने के लिए। ये पहले से जो पहला समास आपका अव्ययी है, इस समास का पहला पद प्रधान होगा, दूसरे समास का दूसरा पद प्रधान होगा, और तीसरे समास का एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होगा। तीसरे में और का लोप होगा, योजक चिन्ह लगा हुआ होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होगा, और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होगा। दोस्तों, अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपका पहला है अव्ययी भाव समास। पहली चीज तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अव्यय मिश्र होता क्या है। पहले इस शब्द का अर्थ समझे। अव्यय मिश्र होता है कि वे धातुएं जिनके रूप नहीं बदलते, या वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते, वो क्या चाहे स्त्रीलिंग में हो, बहुवचन में हो, या किसी भी स्थान पर हो, वो जैसे के तैसे ही रहेंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास को अगर आपको पता लगाना हो कि वह कौन सा समास है, तो आप उसका विग्रह जब करेंगे तो आप उसमें जो पहला पद मिलेगा वो अव्यय होगा, और उसी की प्रधानता होगी, वही आपका अव्ययी भाव समास होगा। जिनको नोट करना है वो लिख सकते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, या जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वह प्रधान हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, मैंने यहाँ आपको एक उदाहरण के तौर पर ये कई सारे लिखा है, 4 लिखा है उदाहरण। तो अव्यय में आपको देखिए, आजन्म होता है यानी जन्म भर। इसमें जन्म आपका पहला पद है, आपका पहला जो है पद है जो कि आपका ये प्रधान है। ये आपका कभी नहीं बदलेगा, किसी भी स्त्रीलिंग के लिए भी आपका वही लगेगा, पुल्लिंग के लिए भी वही लगेगा। वैसे यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार आप किसी भी स्त्रीलिंग के साथ लगाएंगे, पुल्लिंग के साथ लगाएंगे, बहुवचन के साथ लगाएंगे, एकवचन के साथ लगाएंगे, तो इसका रूप नहीं बदलेगा। और एक चीज और होता है कि जहां पर एक ही संज्ञा का बार बार दोहराना, यानी जैसे घर घर, ये भी आपका अव्यय में आएगा, क्योंकि एक ही संज्ञा का 2 बार यहाँ पे उच्चारण हो रहा है। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, अब इसको हम विग्रह करते हैं। आजन्म यानी जन्म भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, घर घर, इसमें संज्ञा लिखिए 2 बार आ रहा है तो इसलिए ये घर धन घर, ये भी आपका अव्ययी समास में आ जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, या जिस समास का एक पद अव्यय हो, अव्यय यानी जिसके रूप ना बदले, जिसके धातु ना बदले, वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब परिचय में आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको आवश्यकता तो नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता दूं। आजन्म यहाँ पर है तो यहाँ पे एक पद अव्यय है,
यहाँ पर एक पद पहला पद अव्यय है, यहाँ पर संज्ञा का बार बार दोहराया जा रहा है, यहाँ पर अव्यय। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों आपका दूसरा टॉपिक है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये समझिए कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक के कर्ता और संबोधन के चिन्ह को छोड़ करके अन्य सभी पांचों कारकों के चिन्हों का लोप होता है। जब आप उसका विग्रह करेंगे, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आपको कारक चिन्ह मिलेंगे और वही कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है। यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कारक चिन्हों का लोप हो, यह आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया। यानी तत्पुरुष समास की परिभाषा जो इनको नोट करना लिख सकते हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो एवं कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके अन्य सभी कारक चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे दोस्तों मनोहर, मनोहर, अब इसका विग्रह करेंगे तो मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। अब दूसरे इसमें दूसरा पद आपका प्रधान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको कारक चिन्ह मिल रहा है को, यानी कर्म तत्पुरुष यहाँ आपको मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो तत्पुरुष समास होता है 5 भागों में बढ़ जाता है, जो कारक चिन्ह के अनुसार बढ़ता है। तो उतना ज्यादा लंबा आप हम नहीं पढ़ाएंगे, बस आप इतना समझिए, आपने समझ लिया है कि जब आप कारक चिन्हों का प्रयोग समझ जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी जिस समास में कारक चिन्हों का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो। यहाँ पर मनोहर है, मन को हरने वाला। फिर दूसरा आपका उदाहरण में दे रहा हूं तुलसीकृत, यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा। अब देखिए यहाँ पे आपको द्वारा मिल रहा है, ये भी आपका कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक, इसी प्रकार आपको रसोई घर मिल जाएगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब देखिए यहाँ भी आपको कारक चिन्ह मिला, यहाँ भी आपको कारक चिन्ह मिला। कुल मिलाकर के दोस्तों जिसका दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पथ भ्रष्ट भी आपका है, पद से भ्रष्ट, यहाँ पे से आपको मिल रहा है, से भी आपका कारक चिन्ह के अंतर्गत ही आएगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको दूसरी टॉपिक पे बताते हैं, जिनको नोट करना वो नोट कर सकते हैं। आपका तीसरा समास आता है कर्म धारक। ये हाई स्कूल और इंटर के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। इसको मैं इस पर थोड़ा बल भी दूंगा, जोर भी दूंगा, तो आपको ये अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा भी, ताकि वो आपके समझ में आ जाए और आपके ये बोर्ड परीक्षा में भी काम दे। ये इंटर में भी, इंटर के भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इनके उदाहरण, और हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। दोस्तों ये जो कर्मधारय समास होता है ये बहुत ही आसान समास होता है। इसमें आपको बस इतने ध्यान देना है कि क्या इसमें कहीं एक पद विशेषण है। अगर आपको विशेषण मिल रहा हो और वहीं आप एक चीज को आपको ये देखना है कि क्या वहां कोई विशेष्य है। यानी आप तो पढ़े ही होंगे विशेषण, जो सर्वसंज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है? विशेष्य जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यानी दोस्तों काला, काला आपका क्या है? विशेषण है। अब इस काले को अगर इसमें कर दिया जाए
घनश्याम। ठीक, घन घनश्याम यानी घना श्याम यानी अधिक काला। तो ये आपका घन यहाँ पे आपका विशेष्य हो जाएगा, श्याम आपका विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे, जैसे चंद्रमुखी। मुखी आपका विशेषण है चंद्र यानी चंद्रमा के समान मुख। तो ये आपका एक पद विशेष है, एक पद विशेषण है। ठीक, तो यहाँ आपको ये हो जाएगा। तो सब कुल मिलाकर के आपको ये करना है कर्मधारय समास में, जहां एक पद क्या हो, विशेषण हो और एक पद विशेष हो। ठीक, वहां कर्मधारय समास होता है। जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों अब देखिए समासी पद में आ जाइए। चंद्रमुखी, घनश्याम, नीलकमल, ठीक, तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। नराधम, महाजन, बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, या महायोग, अति उत्तम। जब आप इसका विग्रह करेंगे दोस्तों तो आपको हो जाएगा घन धन श्याम, चंद्रधन मुख, नीलधन कमल, महाधन योग, अतिधन उत्तम। दोस्तों पुनः मैं आपको यहाँ पे ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा कि जहां पर एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। अब यहाँ चंद्रधन मुखी जो लिखा हुआ है इसमें आपको एक पद विशेषण मिल रहा है, एक पद विशेष मिल रहा है। घनश्याम है, इसमें एक पद विशेषण एक पद, यानी श्याम यानी हो गया आपका काला, और घन माने घना यानी अधिक घना, ठीक, अधिक काला। तो ये आपका हो गया विशेष और ये आपका हो गया विशेषण। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कर्मधारय समास कहाँ है। दोस्तों बहुत ही आसान समास होता है ये कर्मधारय। इसके अलावा आपका द्विगु भी, द्वंद्व भी, ये भी बहुत ही आसान होता है। लेकिन मैं आपको द्वंद्व और द्विगु और बहुव्रीहि ये अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर छोटी वीडियो रही तो आपको समझ में जल्दी आएगा, आपको ज्यादा समय नहीं जो कि अपना पड़ेगा। और पार्ट वाइज रहेंगे तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों अगर मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है, अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है